हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर की जनरल एंट्री, साथ में डिबेंचर में इंटरेस्ट का कंसेप्ट और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स बेस्ड, वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज ब्रश अप कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। कैश के लिए डिबेंचर का इशू जब कंपनी करती है, इसमें केस 1 जब सारा मनी एक साथ मंगाया जाता है। एंटायर मनी रिसीव्ड इज़ इन वन इंस्टॉलमेंट, एक बारी में पूरा पैसा मंगा लिया जाता है। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? जब मनी आएगी कंपनी में तो कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर हम दोनों को एक साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक साथ कंपनी ने पैसा मंगाया है, तो एप्लीकेशन भी हो गया, उसी में अलॉटमेंट भी हो गया और सारा मनी एक साथ आ गया। जब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे डिबेंचर की, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से एंट्री पास होगी। अब केस 2 देखो, जब कंपनी ने मनी को रिसीव किया इन 2 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में यानी कि एक बार एप्लीकेशन के टाइम पर और एक बार अलॉटमेंट के टाइम पर, तो दोनों की एंट्रीज हम सेपरेटली पास करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे इस एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट हमेशा पहले ड्यू होता है और उसके बाद उसे मंगाया जाता है, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और जब अलॉटमेंट मनी हमें मिल जाएगी तो उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब केस 3 देखो, जब कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में अपना मनी रिसीव करती है, तो यानी कि कंपनी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल इस तरीके से करेगी, तो उसमें हमें सेम पैटर्न लगाना है जो हम अलॉटमेंट के टाइम पे लगाते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री पहले ड्यू होगी, क्योंकि हर एंट्री अलॉटमेंट और उसके बाद वाली में पहले हम ड्यू वाली करते हैं, उसके बाद रिसिप्ट वाली करेंगे। तो ड्यू होगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और रिसिप्ट के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितनी भी इंस्टॉलमेंट कंपनी मंगाएगी उनकी एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट केस देखो, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। जब कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया है एट सम डिस्काउंट, चाहे ये 0 कूपन डिबेंचर हो सकते हैं या फिर कंपनी कोई डिबेंचर पे डिस्काउंट दे के इशू करती है जब उसकी इशू प्राइस कम होती है और फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। अपनी फेस वैल्यू से भी कंपनी ने डिस्काउंट दे के इशू कर दिया। ये जो डिस्काउंट है ये एक तरीके का कैपिटल लॉस होता है। इसको हम कहाँ पर शो करेंगे? नॉन करंट असेट के अंदर। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 10% डिबेंचर है, तो ये 10% क्या हो जाती है? इंटरेस्ट रेट। ये इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100। कंपनी ने इशू किया है 95, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 5 रुपये का। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 95, क्योंकि बैंक में तो 95 रुपीज़ आएंगे। डिस्काउंट को में हम डालेंगे 5 रुपया और टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये, और इस डिस्काउंट को बाद में हम डाल देंगे नॉन करेंट असेट के अंदर। अब देखो, इशू कर रही है कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम पे, यानी कि जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है। इस केस में जो प्रीमियम का अमाउंट होगा, जो भी एक्स्ट्रा मनी कंपनी रिसीव करेगी, उसको हम डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एमसीक्यू के लिए अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एग्जांपल देख लो। कंपनी ने 100 रुपये का डिबेंचर इशू कर दिया 110 में, तो बैंक में 110 आएगा, डिबेंचर में 100 रुपये और 10 रुपये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब नेक्स्ट देखो, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे मैंने पहले बताया था, पिछली वीडियो बनाई थी जो पार्ट 1, उसमें समझाया था कि कई बार कंपनी डिबेंचर को इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हो सकता है कंपनी को किसी वेंडर से कंपनी ने असेट परचेज़ किया जिसकी कंपनी को पेमेंट करनी हो, तो कंपनी उस पेमेंट को इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर करती है। तो उस केस में हम किस तरीके से एंट्री पास करेंगे? मान लो एक मशीनरी कंपनी ने परचेज़ करी है 5 लाख की,
तो इस मशीनरी के लिए जो हमें वेंडर को पेमेंट करनी है उसमें हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यहाँ पे वेंडर एक तरीके से कंपनी का क्रेडिटर बन गया। देन वेंडर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर अकाउंट से। इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे। अब कई बार होता है डिबेंचर को इशू करती है कंपनी एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये भी मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है कि कंपनी जब लोन देने जाती है तो कई बार डिबेंचर को एज अ गिरवी असेट कोलेट्रल रखती है ताकि उसे लोन मिल जाए। इस तरीके के लिए इसमें ना तो कोई कैश का जनरेशन होता है, इट्स जस्ट एज अ सिक्योरिटी। तो इसकी दो तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। पहला होता है नो एंट्री मेथड, जिसमें हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करते, सिर्फ बैलेंस शीट में फुटनोट दिखाकर बता देते हैं कि हमने इतने डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखे हुए हैं। दूसरा होता है एंट्री मेथड, जिसमें हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम डेबिट करके डिबेंचर की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये दो तरीके से इसकी एंट्री होती है। तो ये वाला कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दैन टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को हम किस टर्म्स पे इशू करते हैं। पहला इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। इशू भी पार पे होगा, फेस वैल्यू पे होगा, और रिडीम भी फेस वैल्यू पे होगा। दूसरा इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इशू डिस्काउंट पे कर दिया कंपनी ने, कम प्राइस पर दे दिया और रिडीम कर रही है पार पे। इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। इशू प्रीमियम पे हुआ है और रिडीम पार पे हुआ है, फेस वैल्यू पर हुआ है। इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इशू पार पे और रिडीम करते टाइम हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। देन इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट। देन इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इनकी जर्नल एंट्रीज़ को बस आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप खुद भी बना सकते हैं। बात यह है जब रिडीम होगा कोई भी डिबेंचर एट प्रीमियम, तो जो भी प्रीमियम होगा उसको हम डेबिट कहाँ से करेंगे, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। ये करना मत भूलना, और ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, क्या होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फ़िक्स चार्ज होता है, क्योंकि डिबेंचर की इंटरेस्ट की परसेंटेज फिक्स्ड होती है। तो कंपनी के प्रॉफिट में से हमेशा हमें वो पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये चार्ज है कंपनी के ऊपर। कई बार हाफ ईयरली पेमेंट करनी पड़ती है, कई बार ईयरली पेमेंट करनी पड़ती है, डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का डिबेंचर इशू करते हैं। ये ऑलवेज कैलकुलेटेड होता है ऑन नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू पर हमेशा कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट की परसेंटेज। आप कभी भी इसे इशू प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करना, आपको हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। इसमें TDS एप्लीकेबल होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS कटता है जब भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, और उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। देखो, आइए इसकी एंट्रीज देख लेते हैं एक बार। जब इंटरेस्ट को हम ड्यू करते हैं तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है टू इनकम टैक्स पेबल TDS के लिए टू डिबेंचर होल्डर। जब इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो डिबेंचर होल्डर का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट में हम इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं टू P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। जब TDS हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो उस इनकम टैक्स पेबल अकाउंट TDS वाला फिगर उसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो जाएगी। उसका लास्ट कंसेप्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर लायबिलिटी। डिबेंचर का रीपेमेंट हो रहा है, अब वो कंपनी की बुक्स में एज अ डिबेंचर शो नहीं होगा, उसका ख़त्म हो रहा है वो एक तरीके से। 4 तरीके के मेथड होते हैं रिडेम्पशन के। पहला होता है लमसम मेथड, जिस पे हम मैच्योरिटी डेट पर रिडेम्पशन करते हैं। लमसम एक साथ कंपनी डिबेंचर होल्डर को पैसा दे देती है। अगर पार पे होगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सिंपल एंट्री है। जब प्रीमियम पर होगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। दूसरा केस होता है जब कंपनी पेमेंट करती है इंस्टॉलमेंट में, यानी कि कुछ डिबेंचर की पेमेंट अभी होगी, कुछ की नेक्स्ट ईयर। ये कई बार होता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स करके। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब एक बंच बनाती है, उसमें से कोई
कई डिबेंचर निकाल लिए जाते हैं और उनकी पेमेंट की जाती है। तीसरा होता है ओपन मार्केट में परचेज़ कर जिसको हम बायबैक भी बोलते हैं, जब कंपनी अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पर बायबैक कर लेती है। एक होता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता, बट डिबेंचर के बदले आपको कोई सिक्योरिटीज़ दे दी जाती हैं, चाहे शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, कैश नहीं देना पड़ेगा, कंपनी उसके बदले आपको सिक्योरिटीज़ दे देगी। ये 3 तरीके और होते हैं डिबेंचर के रिडेम्पशन के। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिखिए, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूँगी। थैंक यू दोस्तों।